So hello students, my name is Chetan Sujat. I am currently a second year MBA student at IMSPHU and आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस फ्रॉम हायर प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले बेसिक फोटोसिंथेसिस हम लोग क्लास 1 से पढ़ रहे हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली कि जो प्रोसेस जिसके थ्रू सनलाइट की एनर्जी को प्लांट्स जो है ट्रैप करके कन्वर्ट कर देते हैं और सुटेबल एनर्जी केमिकल कंपाउंड जैसे ग्लूकोज या कोई भी स्टार्च की, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में तो क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम ऊपर क्लास कर रहे हैं, उसी के बारे में हम क्या करेंगे डिटेल्स में। ठीक। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हमने जब प्लांट में पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि वो लोअर प्लांट्स में भी होती है। ठीक है, लोअर प्लांट्स में होती है, वहाँ पे क्लोरोफिल ए होती है, क्लोरोफिल सी होती है। लेकिन हायर प्लांट हायर प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक, दो टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए में क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप लगा होता है, थर्ड कार्बन एंड सेकंड कार्बन मिथाइल ग्रुप से। और क्लोरोफिल बी में क्या होता है? थर्ड कार्बन और सेकंड कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप CH से लगा होता है। क्लोरोफिल बी हो गया। क्लोरोफिल ए जो होता है वो कॉमन होता है ना सारे प्लांट में। ठीक, इसमें होता है CH3 मिथाइल ग्रुप लगा होता है। नेक्स्ट क्या है कि अभी चैप्टर में हम पहले ब्रीथ करेंगे फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये तो शुरू में ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या होता है। ऑल एनिमल्स डिपेंडेंट क्लास फॉर द फूड गिव ट्रांसलेट द फूड। ओके, इसमें क्या है कि एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स का ये फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस एंड इट इज अ फिजिको केमिकल। ये फिजियो नहीं है, ये फिजियो नहीं है, फिजियो नहीं है, फिजिको है। फिजिको यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या है कि लाइट है, एनर्जी है, एनर्जी का कन्वर्जेशन होता है। तो physical chemical process है by which we utilize light energy to drive the synthesis of organic compounds. Ultimately, all living forms on Earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plants reinforces the basic of life on Earth. ठीक है, तो ये सारी चीजें वो है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इसमें ये सब सारी चीजें आ सकती हैं कि बेसिस ऑफ द लाइफ on Earth क्या है अभी। तो फोटोसिंथेसिस करता है कि ठीक। अब फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है दो कारण। ठीक है, पहला फूड देता है, दूसरा क्या कारण है कि ऑक्सीजन मिलता है इससे। ठीक है, प्लांट जो है इससे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है जिसके कारण ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब इसी सबको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। अब क्या है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? पहले क्लोरोफिल नाम का एक्सपेरिमेंट होता है जो कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बेसिकली लीव्स में पाई जाती है। उसके थ्रू लाइट और CO2 के यूज के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनता है। ठीक है, अब स्टार्च फॉर्मेशन अगर तुम लोग बचपन में वेरीगेटेड लीफ वाला एक्सपेरिमेंट किए हो गए। ठीक है, जिसमें कि वेरीगेटेड लीफ पे स्टार्च डालते हैं, बॉयल करते हैं अल्कोहल में, ये सब डिकलराइज करते हैं अल्कोहल में बॉयल बचपन में करते हैं, क्लास 1 2 का एक्सपेरिमेंट है वो। ठीक है, उससे क्या पता चला ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है वहीं पे स्टार्ट करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है occurs only in the green parts। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, कौन सा? जहाँ पे लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाल के क्यूएक्स ऑफ कॉटन में डालेंगे जिससे कि CO2 वहां तक खत्म हो जाए और फिर अदर हाफ ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू एयर। अब इससे तक को लाइट मिलेंगे तो क्या देखेंगे? जैसे मान लो कि इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक प्लांट है, उसका एक लीफ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पार्ट ऑफ द प्लांट में हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब लगा दिया और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब पे एक रबर स्टॉपर लगा दिया बेसिकली कि, और इधर क्यूएक्स रख दिया है कॉटन में लगा। अब इसके अंदर का CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा। अब ये पार्ट ऑफ जो प्लांट है CO2 के डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ये इसको 2 3 दिन छोड़ देंगे और फिर उसके बाद अगर इसको स्टार्च से टेस्ट करेंगे इस पार्ट में स्टार्च नहीं बनेगा। इससे क्या पता चलता है कि CO2 जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉन मॉल हार्टली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है, टेस्ट होता है इसमें खत्म होता है। ठीक है, ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग अभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे जो है ये चीजें डेवलप हुई, फोटोसिंथेसिस का कैसे कार्य हुआ। सबसे पहले जो हमारे पास जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था। ठीक है, ये देखिए ये डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन का ये बायोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है, एक दूसरे का फैक्ट है जो दिया गया तो कभी पूछा जाता है या मतलब या फिर न्यूज पेपर। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि रोल ऑफ एयर होता है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। पिछली क्या होता है कैंडल बर्निंग इन क्लोज स्पेस देयर इज ऑक्सीजन रिजर्व। ठीक है, सिमिलरली a mouse would soon suffocate in a closed space।
So he concluded that a burning candle owned by somehow damaged है। ये क्या बोला कि बेसिकली ये कैंडल जला दोगे और उसमें उसको रख दोगे चूहा को सिर्फ मतलब ढक के तो कुछ समय बाद मर जाएगा। तो और या फिर कैंडल में जला दोगे तो बुझ जाएगा कुछ समय बाद। क्या बोला कि हवा को जो है डैमेज कर देता है जलता हुआ कैंडल या फिर कोई एनिमल, ठीक है, जिसके कारण ये कुछ समय बाद जिंदा नहीं रह पाता है, कैंडल बुझ जाता है। लेकिन जब प्लांट के साथ इनको डाला गया तो वो जिंदा रहा, कैंडल भी जलते रहा, चूहा भी जिंदा रहा। यानी कि जो डैमेज हम लोग पेड़ को पहुंचा रहे हैं उसको कौन प्यूरिफाई कर रहे हैं? प्लांट। ठीक। तो पिछली क्या हाइपोथेसाइज की थी? प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर व्हाट ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स बेसिकली ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ कर लेते हैं और प्लांट कैंडल को ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है जैन इंजन हाउस। ये जो सृष्टि के जैसा है सिमिलर सेटअप, लेकिन इसको पानी में रख के मतलब एक बार डार्क में और एक बार लाइट में रखते हैं। तो ये जो सिमिलर सेटअप है ना, अब इस चूहे वाले को हम रात में रखेंगे तो भी कैंडल बुझ जाएगा या चूहा मर जाएगा, क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। हाँ, अनलेस वो फ्री फॉर प्लांट है, ठीक है, वो एक चीज है। बाकी ठीक। तो इससे क्या पता चला कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई एयर कॉल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स। ठीक है, ये इंडियन हाउस में ये बताया था। ठीक है। इसके अलावा इंडियन हाउस एक और एक्सपेरिमेंट की थी, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किए? एक्वेटिक प्लांट लिए, ठीक है, और उसको ब्राइट सनलाइट में छोड़ दिए। स्मॉल बबल जो है वो फॉर्म हो गया ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के अराउंड। बाद में वो बबल किस चीज के थे? ऑक्सीजन के। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? 1854 में जूलियस वॉन सैक्स जूलियस वॉन सैक्स इन्होंने क्या किया? एविडेंस दिया कि फूड प्रोडक्शन जो है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में बेसिकली प्लांट होता है, वो होता है जब प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है। यानी कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जब प्लांट ग्रो करते हैं, और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। कौन बोला? जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है। तो 4 चीजें बेसिकली बताए थे। पहला क्या बताए थे? जेवी सैक्स जो है वो 4 चीजें बताए थे। पहला चीज कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। दूसरा चीज बताए थे क्लोरोफिल जो है लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तीसरा चीज बताए थे कि ग्रीन पार्ट जो है इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। चौथा क्या बताए थे? ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है उसको स्टार्च के रूप में वो करते हैं। ठीक, तो चारों चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है। तो पहला प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, दूसरा ग्लूकोज स्टोरेज एज स्टार्च, ठीक है। उसका ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल स्पेशल बॉडी में होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ऑल्सो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज यूजुअली स्टार्च। ठीक, ये 4 चीजें इन्होंने बताया। ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट, अब टी डब्ल्यू इंगलमैन इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? क्लैडोफोरा पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? क्लैडोफोरा पे। यूजिंग ए स्क्रीन ही स्प्लिट लाइट इनटू 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, और एक ग्रीन एलगी होती है क्लैडोफोरा, उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। अब क्लैडोफोरा को उन्होंने क्या किया कि एक सस्पेंशन में रख दिया जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया था। तो अब अगर ये ऑक्सीजन बनाएगी तो एरोबिक प्रक्रिया ज्यादा बन जाएंगे, वहां पे उसकी कॉलोनी बड़ी हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि जो है कौन से स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में मतलब कि ज्यादातर फोटोसिंथेसिस। मान लो कि ये एक पेज है, तो जो भी एक कार्ड है जहाँ पे चार्ट है, जहाँ पे वो कल्चर कर रहा है। अभी यहाँ पे ग्रीन से लाइट डाल रहे हैं, यहाँ पे रेड आ रहा है, मान लो blue आ रहा है। तो उनको क्या पता चला कि रेड में और ब्लू में, रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा वो होता है फोटोसिंथेसिस होता है। ये किसको पता चला? टी डब्ल्यू इंगलमैन। ठीक है। नेक्स्ट वो होगा डायग्राम, ये रहा। ठीक है। तो उन्होंने जब वो देखा कि कहाँ कहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया पानी ज्यादा नहीं, यहाँ पे यानी कि इस लाइट में जो है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती, ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया। किसने कंक्लूड किया? टी डब्ल्यू इंगलमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब उन्होंने जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो स्टडी किया गया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, वो भी सिमिलर टाइम हुआ। जैसे क्लोरोफिल बी का देखो ये है, ठीक है, क्लोरोफिल बी का ये है, क्लोरोफिल ए का ये है।
देखो ये रेड के पास और ब्लू के पास उनका क्या है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो सेम जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन का भी मिल रहा है, इसके कारण वहाँ पे एवरेज तो कर रहे हैं। ठीक, ये चीज पता चल गया। अब मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या पता चला कि मेन प्लांट का क्या होता है पता चल गया, जैसे कि प्लांट यूज लाइट कार्बोहाइड्रेट CO2 एंड वाटर एंथैल्पिकल इक्वेशन जो है ये था। अब माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा आया, कार्नेलियस वॉन न्यूल। कार्नेलियस वॉन न्यूल उन्होंने क्या कहा कि ना सिर्फ H2O बल्कि H2S या H2 समथिंग, ठीक है, demonstrate the potential essentially a light decarbonization hydrogen from a suitable oxidizable compound। जैसे कि H2 है ना, ये तो H2O होगा, ये तो H2S होगा सल्फर डाइऑक्साइड में। तो उन्होंने बताया कि एक सुटेबल ऑक्साइड कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक, इन ग्रीन प्लांट्स इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीजन है या तो H2 ऐसे H2O तो है नहीं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन किससे आता है, CO2 से आता है, समझिए। उन्होंने ये बता दिया बेसिकली। यूजिंग पान H2O इज हाइड्रोजन और ये H जो है वो आ रहा है H2 यहाँ वाला, and HCl2O2 समाधान दोनों के लिए जो टू when H2 is हाइड्रोजन सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, the oxidation product is sulfur or sulfur depending on the aluminum and not O2। hence infer that O2 well from the green plant comes from H2O not from carbon dioxide। बाद में इसको रेडियो आइसोटोपिक इन्होंने सेटिंग से प्रूव भी कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो कि उन्होंने कार्बोनिल स्वॉर्मिल ने इक्वेशन डिड्यूस किया क्या कि करेक्ट इक्वेशन 6CO2 प्लस 12H2O ये C6H4O6 और 6H2O प्लस 6O2। अब जो हम बोलेंगे कि ये 1 और 2 ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने ऐसे 6CO2 और 12H2O क्यों लिखा, क्योंकि जो जितना भी यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है वो सारा ऑक्सीजन किससे आ रहा है, पानी से आ रहा है। कुछ पानी जो है कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जो O2 जितना भी बनेगा सारा यहाँ से आ रहा है। इसके लिए हमने क्या किया है, ये 12H2 और 6CO2 लेना पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है हमारे पास कि, और हाँ यहाँ पे एक चीज था, द O2 इज रिलीज फ्रॉम वाटर। O2 किससे रिलीज होता है, वाटर से। CO2 के O2 से O2 नहीं निकलता है। ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स का यूज करके बाद में प्रूव किया था। किसने प्रूव किया था, उसका नाम था रूबन हासिल एंड कैनन। ठीक है, O18 का यूज किया था उन्होंने, O18 का यूज करके रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब देखो, यू वुड ऑफ कोर्स ऑन आंसर इन द ग्रीन लीफ। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको और डेफिनेटली राइट है, लेकिन उसको और प्रिसाइजली बताने के लिए हम कहाँ बताएंगे, कहाँ बताएंगे कि ना सिर्फ ग्रीन लीफ में बट इट बट सो ऑल्सो इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ग्रीन टहनी है, ग्रीन कुछ भी है प्लांट का, स्टेम है, जो भी है वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होगा, जहाँ पे ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें से पिछले नॉलेज से हमें क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफिल सेल्स जो होते हैं प्लांट में, वो सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिल सेल्स होती है। लीफ में बहुत टाइप की सेल्स होते होंगे ना, अलग अलग। लीफ एक ऑर्गन है और ऑर्गन बेसिकली टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। तो large number of chloroplasts होता है न्यूक्लियोफिल सेल्स ऑफ द प्लांट में। अब यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along the walls of the neutrophil cells such as they get optimum quantity of the incident light। बेसिकली क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट ये जो होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, वो क्या होता है जब तेज लाइट पड़ती है ना, तो लाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, हाई लाइट इंटेंसिटी में। और जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो पैरेलल हो जाएंगे, इसके पैरेलल ऐसे। तो इससे क्या होगा कि उसको जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ चाहिए एनर्जी उतना उसको मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, you have studied the structure of chloroplast in chapter 8। ठीक है, within the chloroplast there are membranous system consisting of grana, stroma lamella and the matrix stroma। देखो, स्टोमा लैमेली क्या है, जो दो ग्रेना को कनेक्ट करती है वो स्टोमा लैमेली होती है। ग्रेना क्या है, जो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स है वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं।
और ये स्ट्रोमा जो है वो क्या है, वो मैट्रिक्स है बेसिकली। जो भी टीथ में इंटरस्टिशियल स्पेस में जेली लाइक सब्सटेंस है वो मैट्रिक्स है। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ फ्लेवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या हुआ कि थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है ना, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाती है। और स्ट्रोमा क्या करती है, वहां पे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो कि शुगर को सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं देखो, बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन्स है, ये डार्क ग्रीन वाले, ये क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। और ये जो स्ट्रोमा है, ये वाला पार्ट जो हमारा स्ट्रोमा है, यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स होता है। इस एंजाइम से क्या बनता है हमारा, शुगर बनता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लियर कट डिवीजन ऑफ फ्लेवर है। अब जो ये वाला रिएक्शन जो इसमें होता है, जिसमें लाइट को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच बनाया जाता है, वो क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। उसमें फोटो यानी कि लाइट और केमिकल दोनों इन्वॉल्व है, और इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहा जाता है। तो दूसरा रिएक्शन है जो कि इसके लिए लाइट का जरूरत तो नहीं होता है बेसिकली डायरेक्टली। ये रिएक्शन यहाँ पे रात में भी काम हो सकता है, रात में यहाँ पे काम हो सकता है, यहाँ पे रात में काम नहीं हो सकता है, यहाँ पे सनलाइट का हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे ये काम मतलब लाइट के इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका एटीपी यूज करेगा इनडायरेक्टली, तो लाइट से प्राप्त हुआ एटीपी को यूज करके ही बनाएगा। बट बेसिकली यहाँ पे रात को या कभी भी इसको सनलाइट का डायरेक्टली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो जो है, वो रिएक्शन जो है लाइट ड्रिवन है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लैटर, उसको क्या कहा गया, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, कार्बन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। लाइट रिएक्शन को क्या कहा गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन को कहा गया कार्बन रिएक्शन। ठीक है, अब ये डार्क रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ डार्कनेस मिलेगा हमेशा होगा। ठीक है, और ये लाइट डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि लाइट डिपेंडेंट नहीं है, वो है, वो है। ठीक है, वो है लाइट डिपेंडेंट। नेक्स्ट पेज। लुकिंग एट प्लांट्स, हाउ डू यू एवर वंडर्ड हाउ एंड व्हाई देयर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन। बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रीन होते हैं लीफ में। इवन इन द सेम प्लांट में डिफरेंट शेड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि लीफ के पिगमेंट को जब हम वो करेंगे ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करेंगे, तो क्या मिलेगा कि उसमें एक ही पिगमेंट नहीं होती, कई टाइप की पिगमेंट होती है। और कुछ लीव्स में कुछ पिगमेंट ज्यादा कम, इसके होने के कारण जो अलग अलग शेड्स ऑफ द ग्रीन होती है, वो लीव्स में पाई जाती है। ठीक है, the chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color we see in leaves is not due to a single pigment, but due to फोर पिगमेंट्स। कौन से फोर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। अब इसको क्या करना है आपको, आपकी बुक में यहाँ पे जगह होगा कहीं, यहाँ पे जगह है। अब इन चारों को हम यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं। बेसिकली मेरे बुक में ऐसे लिखा हुआ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, अब कलर जो है, क्लोरोफिल ए कौन सा कलर देता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन। तो फिर बी क्या देता है, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। जेंथोफिल क्या देता है, येलो देता है। कैरोटीनॉइड क्या देता है, येलो ऑरेंज। ये चारों पिगमेंट्स से मिलकर लीफ का डिफरेंट कलर का शेड होता है। ठीक, ये चारों पिगमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, पिगमेंट्स क्या होती है, पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, जो भी पिगमेंट होता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को ऑब्जर्व करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को एमिट करता है। बेसिकली जैसे कोई ग्रीन लीफ है ना, तो जब हम लोग वो लाइट का चार्ट बनाते हैं, तो ग्रीन के अपोजिट जो आता है, जैसे कि अगर ग्रीन के अपोजिट रेड आता है, तो क्या करेगा, रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन लाइट को सबसे ज्यादा एमिट करेगा। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज क्या है, अब देखो, इस वाले चार्ट को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके बोल रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ सिंथेसिस में जब रिलेशनशिप निकाला गया, तो पाया गया कि जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो वही वेवलेंथ है जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि the wavelength at which maximum photosynthesis occurs in plants, that there is a maximum absorption by chlorophyll A through the higher rate of photosynthesis. Hence, we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. अब ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है नीट में। ठीक है,
विच इज चीफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? चीफ पिगमेंट। कौन सा है? क्लोरोफिल ए। ठीक। अब पूछ रहा है कि बाय लुकिंग एट द फिगर कैन यू से देयर इज वन टू वन ओवरलैप? वन टू वन ओवरलैप है क्या? नहीं। नो। वन टू वन ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है, अचानक से घट गया। वन टू वन ओवरलैप नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी पिगमेंट्स भी हैं और वो सिर्फ क्लोरोफिल पे डिपेंडेंट नहीं करता रेट ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पे तो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन कम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल बी होगा, जैंथोफिल होगा, वो लाइट एब्जॉर्प्शन करवा रहा होगा। ठीक। तो इसके कारण वन टू वन ओवरलैप नहीं है। अब देखो, इन ग्राफ से क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस takes place in the blue and red regions। ठीक है। some photosynthesis does take place in the other wavelength। ठीक है। अब कैसे होता है ये बताता है। क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। अदर थाइलाकॉइड पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी, ठीक है, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, वो भी जो है लाइट को ट्रैप करता है, विच आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट कितने हैं? तीन है, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये तीन है। नेक्स्ट, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect the chlorophyll A from photooxidation। अब फोटोऑक्सीडेशन क्या होगा? तो ज्यादा एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि क्लोरोफिल ए जो है ना खुद जल जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? बेसिकली तो भी जो बर्न होता है वो भी तो ऑक्सीडाइज ही होता है। ठीक है, तो पिगमेंट ही बर्न हो जाएगी। उससे बचाने के लिए क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम भी करता है। दूसरी बात, दूसरा जो टीक है उससे वो एडिक्वेट लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा, एक्सेसरी पिगमेंट रहेगा। ठीक। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन, बेसिकली देखो, लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट जैसे कि एटीपी और एनएडीपी। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes within the photosystem 1 and photosystem 2। देखो क्या होता है, जो पिगमेंट है वो ग्रुप बना के LHC बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब ये कुछ LHC मिलके फोटो सिस्टम 1 बनाएंगे, कुछ अलग LHC मिलके क्या बनाएंगे? फोटो सिस्टम 2। यानी कि पहले पिगमेंट होगा, पिगमेंट का ग्रुप होगा LHC, और LHC का ग्रुप क्या होगा? फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम हमारे पास दो होता है, एक फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो है और 2, उसका नाम बस उसके डिस्कवरी पे रखा गया है, ना कि उस पे रखा गया है कि वो कब काम आता है। बेसिकली फोटो सिस्टम 2 जो है ना, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका भी पहले आता है। ठीक है, then they named according to the sequence of their discovery, not in the sequence in which they function। ठीक है। अब देखो, the LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins। Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A। एक फोटोसिस्टम में देखो, जो जितना LHC में उसके वो रहेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो फोटोसिस्टम 1 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें एक क्लोरोफिल ए रहेगा। ठीक है, वो जो रहेगा क्या होगा? वो रिएक्शन सेंटर होगा। वो क्या होगा? रिएक्शन सेंटर। बाकी मिलकर क्या बनाएंगे? एंटीना। बाकी मिला के क्या बनाएंगे? एंटीना। अब तुम पूछोगे कि 700 वाला जो है या फिर 680 वाला ही क्यों है हाईएस्ट? अब देखो, यहाँ पे मान लो फोटो सिस्टम है, ये देखो एनर्जी का फोटोन यहाँ पे आया, फोटोन यहाँ पे आया, यहाँ से एनर्जी मिला इसको, ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर यहाँ पे गया। ये है रिएक्शन सेंटर। अल्टीमेट जो फाइनल एनर्जी है यहाँ पहुंचेगी। अब एक चीज तुम जानते हो कि एनर्जी जो है कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होती है। एनर्जी क्या होती है? कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होती है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। अब ये एनर्जी है एच सी बाई लेमडा। एनर्जी क्या होती है? एच सी बाई लेमडा होती है। मतलब एच सी बाई लेमडा में तुम देखोगे तो क्या पता चलेगा कि अगर लेमडा बड़ा है, लेमडा अगर बड़ा है तो एनर्जी कम है। तो जब एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहाँ तो सबसे कम एनर्जी पहुंचेगी। यहाँ का रिएक्शन सेंटर क्या है? 700 नैनोमीटर का, यानी कि कम एनर्जी, और वहीं पे रिएक्शन होती है। तो देख रहे हो ये कितना मतलब वो है कि जो 700 नैनोमीटर वाला रेड कलर वाले को बनाया गया, ये नहीं कि ब्लू कलर में सबसे ज्यादा एनर्जी है तो उसी को रिएक्शन सेंटर सोचोगे ना कि हाँ ब्लू में तो ज्यादा एनर्जी होती है, उसी को नहीं रिएक्शन सेंटर बनाया गया, ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन नहीं, बेसिकली क्योंकि फिजिक्स
के हिसाब से लॉस होगा तो ब्लू वाला जो लॉस होते 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 भी रेड बन के कम से कम यहाँ तक यूटिलाइज हो जाएगा। अब मान लो ये वाला है, ये ज्यादातर ऑब्जर्व करता है मान लो येलो कलर का पिगमेंट, तो येलो वाला धीरे धीरे करके लंदन लंदन की सब एनर्जी यूज करके ये भी सेंटर को अपना अल्टीमेट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। वहां पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, बेसिकली लाइट रिएक्शन और एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और बाकी जो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल बचते हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीना। ठीक है, अब एक सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फॉर्म्स द क्या बनाता है, फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। ठीक, रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम वन में क्या होता है, फोटो सिस्टम वन में क्या होता है, क्लोरोफिल ए का 700 नैनोमीटर पे पिक करता है और फोटो सिस्टम टू का 680 पिक करता है। इसलिए फोटो सिस्टम वन को हम लोग क्या करते हैं, P700 बोलते हैं, फोटो सिस्टम 700, और फोटो सिस्टम टू को क्या बोलते हैं, P680। ठीक, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब देखो फोटो सिस्टम टू जो है, फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन कहाँ पे पाया जाता है। अब देखो सबसे पहले कि ये बताया जाएगा तुमको आगे, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। फोटो सिस्टम टू है जिसकी गिराना हुआ ना, जो हम अभी यहाँ पीछे उसमें देखे थे, ये जो है अभी जो एप्रेस्ट रीजन है जो आपस में चिपके हुए हैं, वहां पे फोटो सिस्टम टू पाया जाता है। और जो ये वाले पर्सन से जो फ्री है, मतलब जिनमें कुछ सटा हुआ नहीं है, वहां पे फोटो सिस्टम वन पाया जाता है। और स्ट्रोमा लैमेली में क्या पाया जाएगा, इसलिए फोटो सिस्टम वन, क्योंकि एप्रेस्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब क्या है कि फोटो सिस्टम की रिएक्शन जो है 680 नैनोमीटर पे वेवलेंथ रेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. These electrons are picked up by electron structure and electron transport। ठीक है, अब एनर्जी जो सनलाइट का है उसको कैसे बनाया जाता है एटीपी मोड। सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट आया फोटोन, फोटोन यहाँ पे क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर ऑर्बिट में भेज देगा। अब उस हायर ऑर्बिट से उसको क्या होगा कि उसको कैप्चर कर लेगा। कौन कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो साइटोक्रोम्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि क्या करेंगे, वो कर लेंगे, इसको कैप्चर कर लेंगे ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके एटीपी बनाएंगे। अब दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल, डाउनहिल यानी कि इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, इस पे लाइट का एक्साइट होकर इस एनर्जी पे पहुंच गया। अब धीरे धीरे इस एनर्जी कम होकर कुछ इस एनर्जी पे पहुंचेगी और उसके बाद इससे एटीपी बन जाएगा। ठीक है, तो डाउन हिल मूवमेंट होता है। क्या होता है डाउन हिल मूवमेंट, यानी कि डाउन हिल मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, कि ऊपर वाले लीफ से नीचे वाले लीफ पे आ जाएगा। डाउन हिल का मतलब ऑक्सीडेशन वाला जो रेडॉक्स स्केल होता है उसके हिसाब से, रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से डाउन हिल जाता है। ठीक है, redox potential scale पे the electrons are not used up as they pass through the electron system but passed on to the pigments of the photosystem one। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम टू का है, वो जो इलेक्ट्रॉन है देखो लाइट आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, एटीएस में गया, उसके बाद क्या हुआ कि एलएचसी में गया। अब ये फोटो सिस्टम वन के एलएचसी में गया, फोटो सिस्टम वन के एलएचसी में चला जाएगा, फिर कैसे यहाँ से एक्साइट होगा और फिर से यहाँ से जाके एनएडीपीएच बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट, simultaneously electrons in the reaction center of photosystem 1 are also excited when they receive red wavelength of 700 nanometer and transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons are moved downhill again, and this time the molecule of high energy NADPH. This addition of these electrons reduces NADP plus to NADPH and S plus. This whole stream transfer of electrons starting from PS2 up into the acceptor down to the electron transport chain to PS1 excitation of electron and transfer to the another acceptor and finally down to the NADPH, which is called ZSP due to its characteristic state। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है ये। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि एक फोटोन आया, अब वो फोटोन आके क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था उसको एक्साइट कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा जहाँ से इससे एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। ठीक, अब फर्दर ये नीचे 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 जाते हैं, इसका एनर्जी इतना हो जाएगा कि ये फोटो सिस्टम वन के लाइक हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इतना एनर्जी हो जाएगा, तो इसमें ये अपना एनर्जी पास ऑन कर देगा।
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला गया फोटो सिस्टम 1 में। अब यहाँ के एटम से वो इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है और वो यहाँ पहुंच चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पे भी तो लाइट पड़ेगी, यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट होकर अनदर हायर लेवल में पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा और इस प्रोसेस में NADPH वो बन जाएगा। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम। अब देखो बेसिकली इसका तो मतलब अब तो यूनिट में आता नहीं, पहले हम लोग पढ़ते थे फोटो सिस्टम टू में क्या आता, पहले फोटो सिस्टम टू होती थी, उससे फोटो सिस्टम टू के उसमें जाता था PQ, PQ के बाद जाता था CO13 में, फिर क्यू में, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, वहां से साइटोक्रोम C में, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स थे, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन हीट ट्रांसपोर्ट होता था, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स थे। ठीक, उसके बाद इसको फोटो सिस्टम 1 में भेजा जाता था, यहाँ से फिर से ऊपर जाता था, ठीक है, P700 में, फिर उसके बाद फेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज, फिर फेडॉक्सिन और फेडॉक्सिन में जाके NADPH बनता था। ये बेसिकली आपको नहीं पढ़ना होता, पहले ये होता था, चीजें ऐसे होती थी कि मतलब हाँ ऐसे ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू वो जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फोटो सिस्टम टू से फोटो सिस्टम 1 में जाता है, फोटो सिस्टम 1 से फिर वो NADH बनाता है, जिसके बाद में डायरेक्ट रिएक्शन में यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होता है, देखो PH2 से तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, हाउ डज PH2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव दैट वे मूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड। अब कैसे रिप्लेस होगा, splitting of वाटर के कारण। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2, वाटर जो स्प्लिट हो जाता है जिसमें 2H प्लस एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स में। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी कैरी कर फोटो सिस्टम 1 को देता है और चीजें बनाता है ATP, और जो ये कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब इसके कारण क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 के पास कई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, सभी इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, वाटर स्प्लिट के कारण उसको वापस मिल जा रहा है। ठीक, the electrons needed to replace those who from photosystem 1 are provided by photosystem 2। अब फोटो सिस्टम 1 पे भी तो सनलाइट पड़ रहा था, कुछ उसका अपना इलेक्ट्रॉन को लीजिए होगा, सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फोटो सिस्टम 2 से वो ले लेगा और फोटो सिस्टम 2 जो है वाटर स्प्लिट करके नया इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, you need to emphasize here that the water splitting complex is associated with photosystem 2, which itself is physically located in the inner side of the membrane thylakoid। अब thylakoid जो था, ये जो ग्राना बना हुआ था ऐसे, इसका मेम्ब्रेन जो था ना, उसके अंदर वाले साइड पे फोटोसिस्टम 2 होता है, बाहर वाले साइड पे फोटोसिस्टम 1 होता है। ये बात भी नीट में आ चुका है कि फोटोसिस्टम 2 क्या होता है, इनर साइड पे लोकेटेड होता है। ठीक, ल्यूमिन वाले साइड। और cyclic and non-cyclic photosynthesis. Living organisms have the capability of extracting oxygen from oxidized substances in the form. The process through which the ATP is synthesized by the cells is named photosynthesis। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ATP होता है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी चाहिए फॉस्फोराइलेशन करने के लिए इस ADP का, वो हमको कहाँ से मिलता है, लाइट से मिलता है। ठीक है, और एक दूसरा हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, किसी दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है उससे हम लोग फॉस्फोराइलेशन करते हैं। ठीक है, ये चीजें तो यहाँ पे प्लांट्स में वो करने के लिए क्या होता है, फोटोफॉस्फोरेशन। Photosynthesis is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. When the two photosystem works in a series, first PH2 and then PH1, the process called non-cyclic photosynthesis occurs। ठीक, जब फोटोसिस्टम इन जनरल क्या होता है कि फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों काम करता है। ठीक है, इसीलिए when first PH2 and then PH1 process इस प्रकार कार्य का नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस occur होता है। The two photosystem are connected through an electron transport chain in the Z stream। Both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow। किस kind of electron flow, नॉन साइक्लिक। जब नॉन साइक्लिक होगा तो फोटोसिस्टम 1 भी आएगा, फोटोसिस्टम 2 भी आएगा, जेड स्ट्रीम का यूज होगा, ये सब पॉइंट्स हैं कुछ। और वहाँ पे एटीपी बनेगा और NADPH बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बनेगा आगे। लेकिन लेकिन कुछ प्लांट्स में मतलब, या फिर जब शाम का टाइम हो, जब सिर्फ रेड लाइट अवेलेबल हो,
कम एनर्जी की, यानी कि सिर्फ 700 नैनोमीटर से ज्यादा वाली कम 700 नैनोमीटर का चलेगा प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पे क्या फोटो सिस्टम काम कर पाएगा? 680 से ज्यादा क्लैरिटी नहीं काम कर पाएगा। ठीक, तो उस टाइम पे सिर्फ फोटो सिस्टम वन फंक्शन होगा। और फोटो सिस्टम वन जो सिर्फ होता है ना, उसमें क्या होता है, उसका स्कीम ऐसा होता है, अभी मैंने जो स्कीम बनाया बताया तुम लोग को, उसमें फोटो सिस्टम वन जब अकेले काम करते तो ऐसे होता है। फोटो सिस्टम वन यहाँ से P700 के पास जाएगा, यहाँ से आएगा ये FRS के पास, फिर आएगा प्रोडक्शन के पास, फिर साइटोक्रोम बी के पास, फिर P2 के पास, फिर साइटोक्रोम एफ के पास। देखो उसमें क्या था, साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स कर रही है, साइटोक्रोम बी और एफ अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर साइटोक्रोम एफ के बाद आ जाएगा ये किलोकिनोन के पास, और उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम वन को मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और वो वापस से उसको मिल जाएगा। ठीक है, when only PS1 is function, the electron is circulated within the photosystem and the photosynthesis occurs due to cyclic flow of electron. A possible location where this could be happening is stroma lamellae. While the membrane or lamellae of the grana having both PS1 and PS2, the stroma lamellae जो होता है lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. ठीक है, ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो था यहाँ पे, ये जो स्ट्रोमा लैमेली था, यहाँ पे क्या था कि PS2 तो पाया नहीं जाता है, ना PS2 पाया जाता है, ना NADP रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे। इसके कारण क्या है, यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक वाला हो पाता है फोटो सिस्टम ऑपरेट, और सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होता है, कोई भी NADPH नहीं प्रोड्यूस होगा। सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट NADPH also occurs when the only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. ठीक, नेक्स्ट देखो, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये क्या होता है? अब एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है वो हम देखेंगे। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमको बताता है कि कैसे वो होता है। अब इसको कौन दिया था? इसको कौन दिया था? इसको माइकल, बेटा माइकल ही दिया था। ठीक है, माइकल ने दिया था। नेक्स्ट, इसमें क्या है कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है कि जो एटीपी सिंथेसिस होता है उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, उससे एटीपी का सिंथेसिस होता है, कोई भी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across a membrane. This time the membranes are of the thylakoid. ठीक, अब रेस्पिरेशन में भी होता है, उसमें भी केमियोस्मोटिक होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट के लाइट का नहीं जरूरत होता है, केमिकल एनर्जी जो फूड का यूज करके प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। बेसिकली क्या होता है कि इधर कुछ भी है, इधर से प्रोटॉन को हम कुछ भी एनर्जी का यूज करके इधर भेज देंगे। अब जब इधर से H प्लस बन जाएगा तो एक यहाँ पे चैनल होगा जो वापस से H प्लस को अपने पुराने वाली जगह पे भेजेगा। जब पुराने वाली जगह पे भेजेगा तो यहाँ पे एक एटीपीएच एंजाइम होगा जो कि एटीपी का सिंथेसिस कर देगा। समझे? जो वापस प्रोटॉन जाएगा उससे उसका मोशन होगा एटीपीएच वाले एंजाइम के प्रोटीन का, और वो सिंथेसिस ऑफ द हमारा एटीपी हो जाएगा। ठीक, अब देखो कुछ डिफरेंसेस है। देयर इज वन डिफरेंस दो, द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रोमा है ना, ये मतलब क्लोरोप्लास्ट है, ये स्ट्रोमा है, यहाँ पे एक ग्रेना है, यहाँ पर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन इधर अंदर में होता है और फिर इधर बाहर की तरफ जाते टाइम प्रोडक्शन होता है। और जो रिस्पायरेशन में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा कर देते हैं और फिर उधर से अंदर जाता है तब प्रोडक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे उल्टा है, वन डिफरेंस। ठीक, क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है इन द रेस्पिरेशन प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब कैसे कैसे होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट और कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane. The protons or the hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoids. क्या बताया था कि फोटोसिस्टम 2 कहाँ पे लोकेटेड होता है? फोटोसिस्टम 2 इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है। इसके कारण क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुआ है, H प्लस accumulate हो गया। ठीक है, अब ये जो है नेक्स्ट चीज क्या होता है कि पहला कारण ये है कि अंदर में H प्लस का कन्वर्शन। दूसरा कारण क्या होगा कि as electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of the electron, which is located to the outer side of the membrane, transfer the electron to not an electron carrier but an H carrier. Hence, the molecule removes proton from the stroma while transporting the electron. अब देखो क्या होता है
यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 वाटर स्प्लिट किया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये फोटो सिस्टम 2 का p680 किसको ट्रांसफर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं ट्रांसफर करेगा, एच कैरियर को ट्रांसफर करता है। अब एच कैरियर को एच बनाने के लिए क्या चाहिए? एच प्लस और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एच प्लस और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एच प्लस आ गया। तो एच प्लस को क्या करेगा? अपना जो ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहां से एक एच प्लस ले लेगा और इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके एच बनाएगा और उसको पीक्यू को दे देगा। पीक्यू फिर इसका ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम बी के पास, B6F कॉम्प्लेक्स के पास। तो नेक्स्ट में जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो पास होगा ही, साथ में ये वाला तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको तो एच नहीं चाहिए, तो इसका एच प्लस को निकालना पड़ेगा। तो वो एच प्लस फिर से अंदर की तरफ आएगा, जिसके कारण अंदर में एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगा। The NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane, along with the electrons that come from the acceptor of the PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP plus NADPH and H plus. These protons are also removed from the stroma. Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is accumulation of proton. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in the pH of the lumen. इसके कारण क्या हुआ? अंदर में तो वाटर स्प्लिटिंग कारण एच प्लस बढ़ते गया और इधर से भी कुछ एच प्लस खींच के यहाँ से ला दे रहा है। इसके कारण क्या है कि बाहर की तुलना में अंदर में बहुत ही ज्यादा अंतर हो जाएगा, अंदर में बहुत ज्यादा प्रोटॉन और बाहर में बहुत कम प्रोटॉन। अब क्या होगा? बाद में ये प्रोटॉन जो है ये इसके थ्रू निकलेगा, जब ये निकलेगा तो ये इसका जो हैंडल है घूमेगा, जैसे घूमेगा तो एटीपी और फॉस्फेट कंबाइन होकर एटीपी बना देंगे। Why we so interested in proton gradient? Because the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP. The gradient is broken due to the movement of protons across the membrane of the stroma through the transmembrane channels. Transmembrane channels क्या होता है? CF0 और CF1। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेज। The ATP synthase enzyme consists of two parts. पहला होता है CF0 जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और दूसरा क्या होता है? CF1। ये जो फोटो था इसमें देखो, ये वाला CF1 है, ये वाला CF0 है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एटीपी सिंथेज। ठीक है, the breakdown of the ingredients provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecules of the energy packed ATP. ठीक है, तो समझ गए। इसके थ्रू जब प्रोटॉन पास करता है वो घूमता है हैंडल की तरह, और जब घूमता है तो उससे एटीपी सिंथेज काम करके सिंथेज ऑफ द एटीपी करता है। अब केमियोस्मोसिस को चार चीज का रिक्वायरमेंट होता है। क्या? एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज। ये चार चीज का जरूरत होता है। ठीक, energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient. ATP synthase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to facilitate ATP synthase enzyme and catalyzes the formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electrons, ATP will now be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for fixing CO2 and synthesis of sugars. तो ATP किस साइड बन रहा है? एटीपी तो बाहर के साइड, स्ट्रोमा के साइड बन रहा है। अब स्ट्रोमा में क्या है? एंजाइम्स है। वो एंजाइम्स क्या करेंगे? ग्लूकोज का सिंथेसिस करेंगे। ग्लूकोज का सिंथेसिस करेंगे। कैसे करेंगे ग्लूकोज का सिंथेसिस? यूज करके इस एटीपी को ग्लूकोज का सिंथेसिस करेंगे। जैसे ग्लूकोज का यूटिलाइज करके एटीपी बनता है, वैसे एटीपी का यूटिलाइज। वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड? एटीपी, एनएडीपीएच और O2 लाइट रिएक्शन में बने थे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब क्या है कि एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, मोर रेगुलेटरी शुगर्स, उसको क्या कहा जाता है? बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट on the products of the light reaction. ये क्या है? Does not directly depend on the presence of light but is dependent on the products of the light reaction, यानी कि ATP और NADPH besides CO2 and H2O। ठीक है, अब क्या होता है कि you may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after the light becomes unavailable, biosynthetic phase continues for some time and then stop. इसका मतलब क्या हुआ कि एटीपी और एनएडीपीएच जो उसको यूज मिला था यहाँ से लाइट रिएक्शन वाला, उसको यूज करके वो काम करने लगा, लेकिन जैसे ही उसके पास खत्म हो गया, जब अंधेरा हो गया तो एटीपी बनना बंद हो गया, तो उसका वो जो एटीपी स्टोर है डिप्लीट हो गया, देन वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन करना बंद कर दिया। ये प्रूफ है ये वाला। अब नेक्स्ट है कि कैसे कैसे बनता है मॉलिक्यूल। ग्लूकोज तो बनता है, लेकिन ग्लूकोज बनने से पहले सबसे पहले क्या बनता है? धीरे धीरे करके एक कार्बन से 6 कार्बन तो अचानक से आके जुड़ नहीं जाएगा, पहले एक कार्बन से 2 कार्बन, 2 से 4, ऐसे तो होना चाहिए ना कुछ। तो कैसे कैसे बना, उसको करने के लिए मेल्विन केल्विन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मेल्विन केल्विन ने एक्सपेरिमेंट किया रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूज करके। ठीक है,
अल्गल फोटोसिंथेसिस में उन्होंने क्या देखा, अल्गल फोटोसिंथेसिस में क्या देखा कि द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहला जो CO2 से प्रोडक्ट बना क्या था, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट ऑफ द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, इसको कहा जाता है कैल्विन साइकिल। ठीक है। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई जो 3 कार्बन का एसिड था उसका नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इन शॉर्ट PGA। नाउ scientists also tried to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation, यानी कि सारे प्लांट में क्या PGA ही बनता है। उनको क्या पता चला कि कुछ अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स where the first stable product of the CO2 fixation was again an organic acid, ठीक है, but which has 4 carbon, ठीक है, and this acid was identified to be oxaloacetic acid, ठीक है, oxaloacetic acid. Since then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of two main types. those plants जिसमें CO2 प्रोडक्शन जो है C3 एसिड था, यानी कि PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसको C3 प्लांट्स कहा गया और इस पाथवे को C3 पाथवे कहा गया। और कुछ दूसरी प्लांट्स जिसमें पहला प्रोडक्ट जो था C4 एसिड था, यानी 4 कार्बन का एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, उसको क्या गया C4 पाथवे कहा गया। ठीक है। Let us now ask ourselves question that we are struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms what the molecule have which after accepting CO2 would have 3 carbon? अब देखो क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक कार्बन, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना, PGA बना, उसमें 3 कार्बन है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, कोई 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, उसमें एक कार्बन हम लोग ऐड कर दिए अपनी तरफ से, या मतलब अपनी तरफ से हम लोग ऐड नहीं किया, बेसिकली फोटोसिंथेसिस से ऐड हुआ और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल PGA बन गया, उसमें 2 कार्बन होना चाहिए था। साइंटिस्ट को भी यही लगा था जो तुमको लग रहा है, हमको लग रहा है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया रेडियो आइसोटोपी से, तो पता चला कि अनएक्सपेक्टेडली पता चला कि the acceptor molecule was a 5 carbon ketone sugar ribulose bisphosphate। ठीक है। Scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believed that since first carbon was C3 acid, the primary acceptor would be a 2 carbon compound. They spent many years in trying to identify 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon RUBP. जो पहला acceptor होता है वो क्या होता है, RUBP। ठीक। The Calvin cycle. The Calvin and co-worker worked on the whole pathway and showed that this pathway was operating in the cyclic manner. एक cyclic manner था जिसके कारण इसमें क्या होता होगा, RUBP आया, एक कार्बन लिया, ठीक है, और कुछ कुछ हुआ, इधर से ग्लूकोज बन के निकल गया और ये RUBP दोबारा रीजनरेट हो गया। एक ऐसा पाथवे जो है मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया। ठीक है, डिस्कवर किया। अब केल्विन पाथवे ऑपरेट्स एंड वेयर द you see how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized। ठीक है। अब देखो Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants whether it is C3 और C4, सब में होगा। ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। पहला कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इसमें CO2 जो है ना स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनता है। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द Kelvin साइकिल होता है। ठीक। यहाँ पे CO2 यूटिलाइज होता है for the carboxylation of RUBP. The reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase। जितना चीज हम हाईलाइट कर रहे हैं सब और याद होना चाहिए, सब MCQ में आता है कि कौन सा एक्सेप्टर था, कौन सा एक्सेप्टर है, कौन सा फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट बनेगा, प्रोसेस का नाम क्या है, ये सारी चीजें आती है। तो result in the formation of 2 molecules of PGA. Since this enzyme also has an oxygenation activity। देखो अब इस एंजाइम को रूबिस्कोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम ना सिर्फ ये कार्बोक्सिलेशन करता है RUBP का, बल्कि ये एंजाइम ऑक्सीजनेशन भी करता है, इसलिए उसका कहता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, RUBP। नेक्स्ट रिडक्शन। देखो ये क्या है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, CO2H2 आया, RUBP में जुड़ के कुछ बनाया 3PGA, पहला ऑर्गेनिक स्टेबल कंपाउंड। और इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड में क्या होता है COOH होता है, इसका रिडक्शन करके क्या हमारे पास बन गया, ट्राइज फॉस्फेट, शुगर बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। और तीसरा प्रोसेस में क्या है कि इससे वापस से RUBP रीजनरेट हुआ। तो यही 3 प्रोसेस होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के इस कैल्विन पाथवे में। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, रिडक्शन। देयर इज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन that lead to the formation of glucose।
The steps involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation, 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule per CO2 molecule है, ठीक. And the fixation of 6 molecules of CO2 and 6 terms of cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from this pathway. अब देखो क्या होता है इसमें कि सुक्रोज बनने के लिए, ग्लूकोज बनने के लिए ना, इसका एक साइकिल से एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से किए तो वापस से रीजनरेट कर रहा है. तो क्या हो रहा है कि वापस से ये रीजनरेट हो जा रहा है. तो एक बार में एक ही कार्बन फिक्स हो रहा है इस साइकिल से. ये साइकिल 6 बार चलेगी. 6 बार जब चलेगी तब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा. अब 6 बार चलने के लिए इसको क्या चाहिए, यहाँ पे चलने के लिए कार्बोक्सिलेशन में एक CO2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए, ठीक है. और फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH जो है रिडक्शन के लिए चाहिए. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो है रिडक्शन के लिए चाहिए. और रीजनरेशन के लिए मतलब ATP चाहिए और कार्बोक्सिलेशन के लिए कुछ एनर्जी नहीं चाहिए. रीजनरेशन के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ OTP चाहिए और इसके लिए 2 ATP एक कार्बन के लिए. तो एक कार्बन के लिए कितना चाहिए, एक कार्बन के लिए 2 ATP प्लस 2 NADPH, ठीक है. NADPH ये चाहिए इस स्टेप रिडक्शन वाले के लिए. और फिर इसके लिए एक ATP प्लस 1 ATP और चाहिए. यानी एक ग्लूकोज के फिक्सेशन के लिए, कार्बन के फिक्सेशन के लिए कितना चाहिए, 3 ATP एक NADPH. तो NADPH तो एक ग्लूकोज के लिए कितना चाहिए, तो 6 कर दो क्योंकि 6 टर्न ऑफ साइकिल लगेगा. यानी कि 18 ATP प्लस 12 NADPH तो लगेगा एक ग्लूकोज को बनाने में, ठीक. अब रीजनरेशन में ATP का जरूरत होता है, ठीक. Hence, for every CO2 molecule, 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH are required. और इसी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ ATP and NADPH in the dark reaction, ठीक है. साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट्स में देखो कि pH2 होती है. अब pH2 के बाद pH1 होती है. उन दोनों में ATP और NADPH बनाती है. लेकिन अगर सिर्फ यही वाली चलती तो बराबर ATP और सेम नंबर इक्वल नंबर ऑफ ATP NADPH बनता. अगर इक्वल नंबर में बनेगा तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे तो हमको ATP ज्यादा चाहिए, 18 ATP और 12 NADP चाहिए. तो ATP ज्यादा कहाँ से मिलेगा. तो एक और साइकिल बताया था ना अभी कि सिर्फ P700 वाला बस PS1 का भी कभी ऑपरेट करता है. कहाँ सिर्फ स्ट्रोमाल एम्बलेम में या फिर जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो तब. उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है. क्या हो गया, ATP का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे ATP थोड़ा ज्यादा चाहिए. तो देखो नेचर किस तरह से बैलेंस करके चीजों को बनाया कि जितना ATP चाहिए ज्यादा तो ATP चलने के लिए 2 अलग अलग प्रोसेस होगा और NADP के लिए एक ही प्रोसेस है. नेक्स्ट है द C4 pathway. Plants that are adapted to tropical dry regions have C4 pathway. In these plants, they have C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product. They use the C3 pathway or Calvin cycle pathway or the main. इसमें क्या होता है C4 में कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट तो C4 वाला एसिड है, लेकिन अल्टीमेटली अंत में ये भी कैल्विन साइकिल का C3 साइकिल यूज करके अपना ग्लूकोज बनाएंगे. Then in what way they are different from C3 plant, ठीक है. अब C4 प्लांट स्पेशल होता है. इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक. दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर. ट्रॉपिकल ड्राई प्लांट्स है तो हायर टेम्परेचर टॉलरेट करेंगे. दे शो अ रिस्पांस टू हाई लाइट इंटेंसिटी. They lack a process called photorespiration and they have greater productivity of biomass. तो C4 प्लांट का स्पेशल फीचर 5-6 है, वो सब याद कर लो. स्पेशल टाइप ऑफ लिवेंटोमी होता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे स्पेशल रिस्पांस होता है, फोटो रिस्पायरेशन उसमें नहीं होता और बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक. और क्या होता है कि इनका जो पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वास्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट जो कहा जाता है बंडल सेल के अराउंड एक अलग टाइप का माला बना हुआ होता है सेल्स का, जिसको बोलते हैं क्रैंच मतलब माला, ठीक है. The leaves which have such anatomy are craniotomy, ठीक है. And it is a reflection of the arrangement of the cells. The bundles itself may form several layers around the vascular bundles and they are characterized by having large number of chloroplasts. thick walls impervious. अब देखो ये पूछ सकता है कि जो हमारा बंडल सेल है उसका क्या क्या फीचर है. तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल impervious to gaseous exchange और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये 3 चीज है. इसके कारण क्या होता है, एग्जाम्पल है इसका मेज और sorghum C4 प्लांट्स का. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plant. ये तो ठीक है.
Now study the pathway. So फिगर ये C4 प्लांट का पाथवे दिया गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले CO2 आया, CO2 का फिक्सेशन हुआ C4 एसिड के रूप में। अब C4 एसिड के रूप में इसका फिक्सेशन हो गया। अब C4 एसिड के रूप में जब फिक्सेशन हो गया तो क्या होगा कि ये इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर से दूसरे एसिड में कन्वर्ट करके। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ठीक। सबसे पहले मेसोफिल सेल इसको क्या बना दिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में। अब ये एस्पार्टिक एसिड का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो एस्पार्टिक एसिड है इसमें से वापस क्या निकलेगा, एक CO2 निकल के यहाँ पे रह जाएगा और ये वापस से 3 कार्बन का कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोनिल पायरुवेट में, ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे। ये जो पायरुविक एसिड था ये फॉस्फोनिल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉस्फोनिल पायरुवेट में एटमॉस्फेरिक CO2 जोड़ के फिर से ऑक्सैलो एसिटेट बनेगा, ठीक है। ऐसे होगा, सिस्टम ऐसे बना हुआ, ठीक। अच्छा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको क्या कहते हैं, फॉस्फोनिल पायरुवेट। अब फॉस्फोनिल पायरुवेट जो मेसोफिल सेल में होता है, the enzyme responsible for this fixation called phosphoryl carboxyl effect case. It is important to register that mesophyll cells lack Rubisco enzyme, ठीक है। रूबिस्को क्या होता है कि कार्बोजनेज और कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज है, तो कभी कभी क्या करेगा उसका ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगा जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा या हाई लाइटिंग सेंसिटिविटी रहेगा। उसके कारण क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन में। क्या नुकसान हो जाएगा कि हमारा CO2 फिक्स तो हुआ नहीं, उल्टा हमारा ATP जो है फोटो रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। वो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ATP यूज हो जाता है और ग्लूकोज फिक्स होता नहीं है, तो हमारा हो जाता है प्लांट का अल्टीमेटली लॉस। तो अगर रूबिस्को एंजाइम नहीं रहेगा मेसोफिल सेल में, रूबिस्को एंजाइम नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहां पे CO2 का उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन का हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। वही चीज होता है। It forms then another 4-carbon compound like malic acid and aspartic acid, which are transported to the bundle seed cells. In the bundle seed cell, these C4 acid are broken down to release CO2 and 3-carbon molecule. The 3-carbon molecule transported back to mesophyll where it is converted to PEP again, thus completing the cycle. The CO2 released in the bundle seed cell enters the C3 cycle or Calvin cycle. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बंडल सीड सेल में ये CO2 निकल गया, इसके साथ कैल्विन साइकिल ऑपरेट होकर ग्लूकोज का फिक्सेशन होगा। अब क्या है कि ये जो सेल है इम्परवियस टू ऑक्सीजन है, इम्परवियस टू ऑक्सीजन या फिर एयर है। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कोई फोटो रेस्पिरेशन का फेनोमेना नहीं मिलेगा। ऐसे करके प्लांट्स, हाई गर्मी वाले प्लांट्स जो हैं जैसे मेज और sorghum, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है बेसिकली, RUBP और CO2 ये क्या बनाता है, 3x PGA। ये 3 PGA तो बना देता है, ठीक है। ये कब होता है, जब CO2 से कंबाइन करता है, ठीक है, जो कि एंजाइम जो कि रिएक्शन हम कैल्विन साइकिल में पहले देखे। लेकिन रूबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 where the CO2 is to जब CO2 और O2 का कंसंट्रेशन लगभग इक्वल होगा तो रूबिस्को जो है ना O2 को पसंद करता है, वो O2 का आशिक है। तो वो क्या करेगा, O2 बाइंड करेगा CO2 का और O2 बाइंड करेगा CO2 इन C3 प्लांट्स, सम O2 बाइंड टू रिएक्ट को एंड CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। तो अब ये CO2 से कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूल सब PGA बना रहा था, नहीं बना पाएगा, ठीक है। Because instead of being converted to molecules of PGA, it binds with O2 to form molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. अब क्या होगा कि RUBP 5 कार्बन का था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल बनेगा, एक फॉस्फोग्लिसरेट, एक मॉलिक्यूल तो बन गया। CO2 के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, 2x PGA। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट बनेगा जिसमें 2 कार्बन होता है, ठीक है। 2 कार्बन 3 कार्बन तो 5 कार्बन इसका हो गया ना, और यहाँ पे एक CO2 का छठा कार्बन आता है, यहाँ पे 2 PGA बना रहा है। इसके कारण क्या हो कि एक तो मतलब एनर्जी इसमें भी ATP लग ही जा रहा है, ATP भी वेस्ट हो जा रहा है और कार्बन का फिक्सेशन भी नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली प्लांट का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली प्लांट का क्या हो जा रहा है, लॉस का हो जा रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। इस पर पाथवे क्या बोलते हैं, फोटोरेस्पिरेशन। इसमें देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर का सिंथेसिस नहीं होता और ATP का नहीं होता है। रादर इसमें CO2 का रिलीज हो जाता है जिसके कारण ATP का यूटिलाइजेशन हो जाता है, खुद की ATP का यूटिलाइजेशन हो जाता है। इन द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH
द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फोटोरेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या वो अभी तक पता नहीं है। इन द सी फॉर प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन डज नॉट अकर, नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास एक मैकेनिज्म है जिसके कारण CO2 का कंसंट्रेशन जो है एंजाइम साइड पे, यानी कि जो ये हमारा बंडल सिलसा जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CO2 आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ नहीं रहा, तो CO2 आ रहा है, तो रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे CO2 के साथ काम करेगा, यहाँ पे O2 है ही नहीं, अगर O2 रहता तब तो उसके साथ वो कमेंट करने का चांस रखता, लेकिन नहीं है। ठीक है, this takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in bundle sheath cell and release CO2. This results in increasing intracellular concentration of CO2. ये लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। अब देखो इसको हम लोग भर लेते हैं। सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस C3C प्लांट्स, इसमें किस में होता है, मेसोफिल में, इसमें बंडल शीथ सेल में। ठीक है, सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, दोनों में मेसोफिल सेल में होता है। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज ए लीफ, इसमें क्या C3 में एक टाइप का, इसमें दो टाइप का होता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है C3 प्लांट्स में, RUBP, इसमें क्या है, फॉस्फोनिल पाइरुवेट। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्राइमरी, इसमें क्या है 5 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है। इसके बाद क्या, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसमें क्या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और गैलोसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसमें 4 है। डज द प्लांट हैव रिबस्को, दोनों में होता है। पेप्टेज होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। डज व्हिच सेल्स ऑफ द प्लांट हैव रिबस्को, इसमें किस मेसोफिल सेल में होता है, इसके किस सेल में होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। ठीक है, डज द प्लांट हैव पेज पेज, तो यहाँ पे क्या है कि इस प्लांट में CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशन, हाईलाइट कंडीशन में क्या होगा, हाईलाइट होगा तो कुछ फोटो रेस्पॉन्सिव होगा, तो इसमें मीडियम आ जाएगा और इसमें CO2 फिक्सेशन जो है हाई रहेगा। ठीक है, क्यों, हाईलाइट कंडीशन के कारण मतलब कुछ जो है थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, नहीं, दोनों में नहीं होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, और इसमें वेदर फोटो रेस्पिरेशन विल बी प्रेजेंट एट लो CO2, लो CO2 पे इसमें फोटो रेस्पिरेशन होगा, जरूर होगा, इसमें होगा, नहीं होगा। whether the photo expression would be present at high CO2 concentration, इसमें भी नहीं होगा, negligible, इसमें भी नहीं होगा, CO2 और O2 का कंसंट्रेशन लगभग इक्वल होना चाहिए। टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या होता है, इसके लिए 20 से 25 डिग्री, इसके लिए 30 से 40 डिग्री। इसका एग्जांपल क्या होगा, व्हीट, राइस, इसका क्या होगा, मेज, sorghum, शुगर केन। बच के 2-3 पेज और है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, an understanding of the factors that affect photosynthesis necessary, कि photosynthesis किस किस फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, it is very important in determining the yield of plants, ठीक है, including crop plants. The photosynthesis is under the influence of several factors, जिसमें कि internal factor और external factor आते हैं। ठीक है, प्लांट फैक्टर में क्या क्या है भाई, प्लांट फैक्टर में क्या क्या है, देखो प्लांट फैक्टर में क्या क्या है, प्लांट फैक्टर में नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, लीफ का 4 पार्ट, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, mesophyll cells or chloroplast, internal CO2 concentration or amount of chlorophyll. The plant or internal factor depend on the genetic predisposition of the plants. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 concentration और वाटर। Availability of sunlight, temperature, CO2 concentration or water. Availability of sunlight, temperature, CO2 concentration or water. As a plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect its rate. Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is the major cause that limits the rate. Hence, at any point, rate will be determined by the factor available at suboptimal. मतलब समझिए इसका, एक्सटर्नल फैक्टर जो है, इंटरनल फैक्टर तो प्लांट का फिक्स है ना कि उसका क्या है कैसा है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर, सनलाइट अलग अलग दिन अलग अलग हो सकता है, इसके कारण प्रोडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है प्लांट्स की। ठीक है, अब कुछ फैक्टर जो साइमल्टेनियसली क्या करता है, साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को या फिर CO2 फिक्सेशन को। यूजुअली एक फैक्टर जो मेजर कॉज होता है जो कि लिमिट करता है इस रेट को, इस फैक्टर को क्या कहते हैं, रेट लिमिटिंग फैक्टर। अब रेट कौन सा फैक्टर लिमिट करेगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, दिस स्टेट्स दैट
If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. ठीक है, यानी कि जो अपने मिनिमल वैल्यू के सबसे पास रहेगा वही फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा. ठीक है. For example, despite the presence of green leaf and optimal light and CO2 concentration, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. ठीक है. This leaf given in optimal temperature will start photosynthesis. समझ गए? We need to distinguish between light quality, light intensity, and duration of exposure of light while discussing light as a factor that affects photosynthesis. अब देखो फैक्टर क्या क्या है, लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और वाटर. चार फैक्टर्स है हमारे पास. सारे फैक्टर्स देखते हैं. सबसे पहले लाइट. लाइट के पास क्या क्या चीज है, लाइट का क्वालिटी, लाइट का इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर. लाइट का क्वालिटी मतलब क्या है कि मान लो रेड लाइट ज्यादा है, रेड लाइट और ब्लू लाइट ज्यादा है तो उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा. लाइट का इंटेंसिटी, ब्राइट लाइट है, एक डिम लाइट है, ब्राइट लाइट में ज्यादा होगा. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर तो समझिए. ठीक है. While discussing light as a factor, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate at low light intensity. Low light में क्या होगा कि इंसिडेंट लाइट का अमाउंट और उस पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा. एट हायर लाइट इंटेंसिटी rate does not further increase and other factors limiting. ठीक. It is interesting to note that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. 10% of the full sunlight. Hence, except plant in shade, the light is rarely a limiting factor. Increase in incident light beyond a point causes breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. इसको क्या कहते हैं? Breakdown in photosynthesis. Solarization. ठीक. अब देखो नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन. मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्या ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेरी लो. इसी का मेजर लिमिटिंग फैक्टर है between 0.03 and 0.04%. Increase in the concentration up to 0.05% can cause increase in CO2 fixation rate. Beyond this point, this level can become damaging over longer periods. The C3 and C4 plants respond differently to the CO2 concentration at low light condition. Low light condition में क्या होगा, लाइट लिमिटिंग फैक्टर है तो कोई भी ग्रुप CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से वो नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा. एट हाई लाइट इंटेंसिटी CO2 बढ़ाने पे दोनों प्लांट का रेट बढ़ जाएगा फोटोसिंथेसिस का. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट C4 प्लांट का सैचुरेशन कहाँ होता है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे. ठीक है. जबकि C3 प्लांट्स का क्या होता है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे. ठीक है. Thus the current availability of CO2 levels is limiting to the C3 plants. ठीक. The fact that C3 plants respond to higher CO2 concentration showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used in some greenhouse crops जैसे कि टोमेटो एंड बेल पेपर. इसको ग्रीन हाउस में डाल देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे CO2 concentration बढ़ जाता है, उसका हायर यील्ड आता है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर. द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक. डार्क रिएक्शन क्या होता है, एंजाइमेटिक है और एंजाइमेटिक रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं. दो the light reaction are also temperature sensitive. They are affected to a lesser extent. ठीक है. दोनों होता है सेंसिटिव, ये मत बोलना कि सिर्फ डार्क रिएक्शन होता है, दोनों होता है लेकिन लाइट रिएक्शन थोड़ा कम होता है सेंसिटिव. The C4 plants respond to higher temperatures and so higher rate of photosynthesis, while C3 plants has a much lower temperature optimum. The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat in which they are adapted to. Tropical plants have a higher temperature optimum or plants have to do temperature levels बस कम temperature optimum होगा. अब water is one of the reactants in the light reaction. The effect of water as a factor is more through its effect on plant rather than directly on photosynthesis. यानी कि वाटर जो है फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट करेगा वो उतना प्रोनाउंस नहीं होता है, बल्कि जो वाटर के कारण जो प्लांट का रूट सड़ जा रहा है या वो उसका रूट रिस्पायर नहीं कर पा रहा है, बैक्टीरिया नहीं मिल पा रहा है, लीचिंग ऑफ द सॉइल इज न्यूट्रिएंट कम हो जा रहा है, उसके कारण वो ज्यादा इफेक्ट करता है. वाटर स्ट्रेस causes the stomata to close, hence reducing CO2 availability. Besides, water stress also makes it build, thus reducing the surface area and metabolic activity. इस तरह से वाटर जो है वो भी इफेक्ट करता है. अब समरी देख लो, क्या लिखना समरी जो इन दिस फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट होता है. एटमॉस्फेयर CO2 से स्टोमाटा को धो लेते हैं, यूज समथिंग कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली ग्लूकोज एंड स्टार्च. ठीक है.
इसके अलावा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस takes place only in green parts, only in green parts of the plant, mainly in the leaves, within the leaves mesophyll cells में होता है, large number of chloroplast वहीं पे होता है, ठीक है। By looking at a plant extremely, can you tell whether a plant is C3 or C4, why and how? ठीक है, क्या तुम प्लांट को देख कर कह सकते हो कि वो है कि नहीं C3 या C4? देखो, लीफ को जो है ना एक्सटर्नली देख के तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। क्रैंच एनाटॉमी जो होता है, वो क्रैंच एनाटॉमी देख के हम कह सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए कि जो हम लीफ को तोड़े, ठीक है, तोड़ के उसको अंदर से देखें, ठीक है, तो तब हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब नो, इसका आंसर होगा नो, ठीक है। और अगर देख सकते हैं तो हाउ हाउ वी कैन सी, तो लीव्स को तोड़ेंगे तो उसके जो वेन्स होते हैं जो लीव्स में, उसके अराउंड देखेंगे तो उसमें बंडल सिल्स हमें इजीली दिख जाएंगी, जो कि माला की तरह होंगी, तो उससे कुछ देख के हम बता पाएंगे, ठीक है। इसका तो हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, by looking at which internal structure of plant can you tell it is a C3 or C4, ठीक है, C3 और C4, ठीक है। C4 plants live in hot moist climate, ठीक है। और उसके बाद उसमें होता है क्रैंच एनाटॉमी। हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए ऐसे लीफ है उसको तोड़ेंगे, वही चीज मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज साइज बंडल सेल होती हैं, जिसका क्रैंच एनाटॉमी होता है ब्रीथ लाइक अराउंड द mesophyll cells, ठीक है। The mesophyll cells and the bundle cells are connected through plasmodesmata और cytoplasmic bridges। तो उसको देखेंगे अगर हम लोग लीफ को तोड़ के, तो हमें पता चल पाएगा कि C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। Even though a very few cells in a C4 plant carry out the biosynthetic pathway, they are highly productive. Can you discuss why? Because सबसे पहले क्या है कि C4 प्लांट है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 में भी प्रोडक्शन कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि इसके जो बंडल सेल है ना, वहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण? C4 साइकिल के कारण। When the C4 cycle increases the CO2 concentration, then there is no loss of CO2 into the process of photo respiration and thus more energy produced, ठीक है। अब देखो दूसरा बात कि जब ये प्लांट गर्मी में रहेंगे, जब ये C4 प्लांट्स जो है गर्मी में रहेंगे और C3 प्लांट्स गर्मी में रहेंगे, C3 प्लांट्स का स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन इंटरनली कम हो जाएगा। अब CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या करेंगे? फोटो रिस्पायर करने लगेंगे, उनका एनर्जी लॉस होगा, मतलब हाँ एनर्जी ही लॉस होगा बेसिकली। लेकिन C4 प्लांट्स का एनर्जी लॉस, देयर विल बी नो एनर्जी लॉस इन C4 प्लांट्स बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द C4 पाथवे, ठीक है। तो उनके कारण वो जो हाई, जो लाइट वाले हाई टेम्परेचर वाले प्लेसेस हैं वहां पे भी वो अच्छे से वो करके अपना हाई प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। अब देखो, Rubisco is an enzyme that acts as both carboxylase and oxygenate. Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4 plants? Why? Because the affinity of Rubisco is more for oxygen, more for oxygenase activity. When the O2 is to CO2 ratio is nearly 1:1. But in C4 plants, the C4 pathway the C4 pathway operates, the C4 pathway ऑपरेट करके क्या करेगा? The C4 pathway operates and increases CO2 concentration in the bundle seed cells where the Rubisco enzyme is localized. Hence, hence क्या होता है? The Rubisco enzyme cannot show preferentially its oxygenase activity because the CO2 concentration is much more than the O2 concentration in the bundle seed cells. Therefore, the Rubisco carries out more carboxylation. Okay, next क्या है? Suppose there were plants that has high concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A. ठीक है? Would it carry photosynthesis? Of course करेगा ही. Then why do plants have chlorophyll B and other accessory pigments? ठीक है, ठीक है। प्लांट्स जो है ना जिसमें कि क्लोरोफिल ए नहीं है, तो देखो, तो प्लांट्स का रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर देखो, सारा प्लांट जो तुम छोटा सा एल्गी, ब्रायोफाइट, पेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोएंजियोथाइट प्लांट्स हो गए, लोअर प्लांट्स सब में क्लोरोफिल ए होता ही है, क्लोरोफिल ए सी होता है, क्लोरोफिल ए डी होता है, ऐसे करके होता ही है। और ग्रीन एल्गी में ए बी होता है, ब्राउन एल्गी में ए डी होता है, ब्राउन एल्गी ए सी होता है, रेड एल्गी में ए डी होता है। तो ए पिगमेंट सब में देखना
पाया ही जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन सेंटर है ना, द रिएक्शन सेंटर इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ a chlorophyll A pigment molecule having the absorption peak at P700 or P650. ठीक है? Therefore, if a plant does not have chlorophyll A, if a plant does not have chlorophyll A, it will not be able to perform photosynthesis. ठीक है? अब बोल रहा है कि जब क्लोरोफिल ए नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, तो फिर उसके पास क्लोरोफिल बी और अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों होता है? तो वो तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में ही देखे हैं, यहाँ पे है ना एक्सेसरी पिगमेंट्स का क्या काम है। देखो यहाँ पे कि वो क्या करते हैं, दो चीज करते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, ये एब्जॉर्ब सनलाइट यानी कि सनलाइट का डिफरेंट पीक को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा बात फोटो ऑक्सीजन से इसको बचाते हैं, किसको? क्लोरोफिल ए को। ठीक है? Why is the color of a leaf kept in dark? The color of a leaf kept in dark, frequently yellow or pale green. Which pigment do you think is the more stable? देखो लीव्स ऑन द शेडेड साइड जो होता है, मतलब जो डार्क में रखा होता है, वो क्या होता है? वो फ्रिक्वेंटली डार्क या पेल येलो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहां पे जो लाइट आती है ना, उसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वहां पे रेड लाइट की इतनी इंटेंसिटी नहीं आ पाती, तो वहां पे जो लाइट एब्जॉर्ब करने की इंटेंसिटी आती है वो मैच नहीं करता रेड और ब्लू से, जिस कारण उसके में जो क्लोरोफिल ए और उसका कंसंट्रेशन कम होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, जेंथोफिल और कैरोटीन का पिगमेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसके कारण उसका पेल ग्रीन और येलो कलर होगा। अब नेक्स्ट क्या है? Look at the leaves of same plant on shady side compared with the leaves of the sunny side, or compare with potted plants kept in sunlight with those in the shade. Which of these has darker green leaves? Why? The leaves जो है shaded side पे वो darker green होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेसोफिल सेल में होता है, और मेसोफिल सेल ऑप्टिमम लाइट के लिए क्या करेगा? खुद को अलाइन कर लेगा, खुद को अलाइन कर लेगा। अब मेसोफिल सेल जो है पैरेलल अलाइन करता है लो लाइट इंटेंसिटी पे, और परपेंडिकुलर अलाइन करता है हाई लाइट इंटेंसिटी पे। तो हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्लोरोफिल परपेंडिकुलर अलाइन करता है, दिख रहा है ना कि कैसे? अब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कम ग्रीन दिखेगा। ठीक है? ठीक है? कम ग्रीन दिखेगा। ऑब्वियसली सोचो ये लीफ है, अब इसका मेसोफिल ऐसे ऐसे है तो ज्यादा ग्रीन दिखेगा, इसका मेसोफिल ऐसे ऐसे है, परपेंडिकुलर है इसके सरफेस से, देखो यहाँ पे हाईलाइट इंटेंसिटी पड़ेगी तो ये कम ग्रीन दिखेगा। ठीक? नेक्स्ट, द फिगर 11.10 shows the effect of light on the rate of photosynthesis based on the graph. Answer the following question. अच्छा, ये ग्राफ है, क्या बोल रहा है? ठीक, इस ग्राफ को देखना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Which points in the curve has which point in the curve is light limiting factor? लाइट लिमिटिंग फैक्टर कहाँ पे है? ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है। ठीक है? कहाँ पे? ए रीजन में और बी रीजन में क्या है? लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन यहाँ के बाद क्या है? लाइट लिमिटिंग फैक्टर जो प्रभाव नहीं कर रहा है लाइट में, ए और बी में है। व्हाट कुड बी द लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट ऑन दिस कर्व? सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट इंक्रीज ऑन द लाइट इंटेंसिटी, जैसे ही बढ़ रहा है तो उस पॉइंट पर नहीं बढ़ रहा। डी इज द पॉइंट वेयर सम अदर फैक्टर्स आर लिमिटिंग। ठीक है? डी वो पॉइंट है जहाँ पे अदर फैक्टर लिमिटिंग है। और सी कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर क्या है? गिव कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग C3 एंड C4 पाथवे। C3 और C4 पाथवे, C3 और C4 पाथवे का कंपैरिजन। C3 और C4 ऐसे, C3 और C4 का ऐसे टेबल बना लेंगे। C3 पाथवे में क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर क्या है? ReBP है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर PEP है। यहाँ पे PGA बनता है। यहाँ पर क्लोरोसिटिक एसिड बनता है। इसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे पेप्टेज एंजाइम चाहिए, यहाँ पे रोबिस्को एंजाइम चाहिए, यहाँ पे जो है फाइनली से क्या बनता है कि जो मतलब C3 से वो तो सिमिलरिटी होगा कि C3 दोनों में चाहिए। यहाँ पे फिक्सेशन भी जो बंडल सिक्स सेल में होता है, यहाँ पे म्यूटेशन सेल में होता है, ये डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्या है? साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है?
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का ऐसिड टेबल बनाएंगे, फिर क्या क्या लिखेंगे, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है ओनली, यहाँ PS2 प्लस PS1 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोटोलिसिस ऑपरेटर होता है, फोटोलिसिस नहीं होता यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे फोटोलिसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली एटीपी, यहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी प्लस NADH। यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन में हो जाएगा ना, एनारोबिक कंडीशन में हो जाएगा, लेकिन ये बस एरोबिक कंडीशन में होगा। दूसरा, ये कहाँ पे होता है, ग्राना के थैलेकॉइड में, हाँ नहीं ग्राना के थैलेकॉइड में नहीं होता है, ये होता है स्ट्रोमा लैमेली में होता है, स्ट्रोमा लैमेली में होता है, ग्राना के थैलेकॉइड में होता है, ठीक। ये बस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 और C4, इसमें क्रैंज एनाटॉमी नहीं होता है, इसमें क्रैंज होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद बंडल सिक सेल नहीं होता है, इसमें बंडल सिक सेल होता है। इसके बंडल सिक सेल अगर होता भी है कहीं पे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसके बंडल सिक सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, इस पे हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए CO2 अभी लिमिटिंग है, करंट CO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर, इसके लिए लिमिटिंग नहीं है, ठीक है। ये सब बात है, थैंक यू। इसमें फोटो रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें नहीं होता है। थैंक यू, आज का सेशन जो है कंप्लीट होता है, वही पेज है वो आपसे, ठीक है, थैंक यू।